नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ए टू जेड मास्टर जीजीके में। यहाँ हम आपको शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी बेहतरीन जानकारियाँ प्रदान करते हैं। चाहे बात हो जनरल नॉलेज की, करंट अफेयर्स की या फिर इतिहास, भूगोल, विज्ञान और राजनीति से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों की। हमारा उद्देश्य है आपकी सफलता की तैयारी को आसान और रोचक बनाना, ताकि आप हर परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या अपने ज्ञान को और बढ़ाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्ते। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं भारत के पहले महान साम्राज्य की दुनिया में, मौर्य राजवंश। ये कहानी है जबरदस्त महत्वाकांक्षा की, बेहतरीन रणनीति की और एक ऐसे नाटकीय मोड़ की जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर क्या है कहानी इस विशाल साम्राज्य की? कैसे ये इतना शक्तिशाली बना? कैसे इसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर अपना परचम लहराया? और फिर इसका अंत कैसे हुआ? आइए मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बहुत दिलचस्प है और इस कहानी के केंद्र में थे दो असाधारण लोग, एक नौजवान योद्धा और उसके बुद्धिमान गुरु। तो कहानी का हीरो है एक नौजवान, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके दिल में एक बहुत बड़ा सपना था, एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने का, और इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने नंद वंश के जालिम शासक घनानंद को सत्ता से उखाड़ फेंका। लेकिन ये सिर्फ एक राजा को हटाकर दूसरे का आना नहीं था। नहीं, ये तो एक नए युग की शुरुआत थी, मौर्य साम्राज्य का जन्म। देखिए, किसी भी महान साम्राज्य की नींव बहुत मजबूत होती है। मौर्यों के लिए ये 3 स्तंभ थे। इसके संस्थापक, दूर की सोचने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी राजधानी उस वक्त का महानगर पाटलिपुत्र, और शायद सबसे अहम, उनके गुरु, महान रणनीतिकार चाणक्य। चाणक्य सिर्फ एक सलाहकार नहीं थे, वो तो इस साम्राज्य के आर्किटेक्ट थे। उनकी बुद्धिमानी और अर्थशास्त्र में लिखी नीतियां ही इस साम्राज्य के उदय का रास्ता बनी। चंद्रगुप्त का दरबार उस जमाने में ज्ञान का एक बड़ा सेंटर था। चाणक्य के मार्गदर्शन के साथ साथ वहां मेगास्थनीज जैसे विदेशी मेहमानों का भी स्वागत होता था, जो सेल्यूसिड साम्राज्य से आए एक यूनानी राजदूत थे। मेगास्थनीज मौर्य भारत को देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने सारे अनुभव इंडिका नाम की एक किताब में लिख डाले। हालांकि असली किताब तो अब नहीं है, पर उसके जो हिस्से बचे हैं वो हमें उस समय के समाज, सरकार और संस्कृति की एक कीमती झलक देते हैं। तो ये साम्राज्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे बढ़ा? चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार ने गद्दी संभाली और साम्राज्य को दक्षिण तक फैलाया। लेकिन बिंदुसार के बेटे अशोक इस राजवंश के सबसे मशहूर और सबसे प्रभावशाली शासक बने। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है और आखिर में अंतिम शासक बृहद्रथ तक पहुंचती है, जिनका अंत भी बड़ा नाटकीय था। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक शासक के दिल में हुआ बदलाव पूरे साम्राज्य की दिशा ही बदल देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक की। जरा सोचिए, सोच में कितना बड़ा बदलाव आया होगा। अशोक के पिता बिंदुसार दिग्विजय की नीति पर चलते थे, यानी सैन्य ताकत से पूरी दुनिया को जीतना। लेकिन अशोक ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। एक भयानक घटना के बाद उन्होंने लड़ाई झगड़े का रास्ता छोड़कर धम्म नीति को अपना लिया। ये एक ऐसी सोच थी जो जीत पर नहीं बल्कि नैतिकता और करुणा पर आधारित थी। तो ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? इसकी जड़ें एक बहुत ही भयानक युद्ध में हैं। एक ऐसा युद्ध जिसने न सिर्फ इतिहास का रुख मोड़ा, बल्कि एक सम्राट के दिल और दिमाग को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 261 ईसा पूर्व। इस तारीख को जहन में बिठा लीजिए। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक साल नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है। यही वो साल था जब मौर्य साम्राज्य ने कलिंग के खिलाफ एक ऐसा भयानक और खूनी युद्ध लड़ा जिसने सब कुछ बदल दिया। और जानते हैं ये विनाशकारी युद्ध कहाँ लड़ा गया था? दया नदी के किनारे। ऐसा कहते हैं कि युद्ध के बाद इस नदी का पानी खून से लाल हो गया था। कलिंग में जो खून खराबा हुआ उसने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। जब उन्होंने जीत के बाद लाशों से पटे मैदान को देखा
तो उन्हें अपनी जीत की कीमत का एहसास हुआ। वो पछतावा की आग में जल उठे और उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने हमेशा के लिए तलवार छोड़ दी और शांति, अहिंसा और नैतिक शासन का रास्ता अपना लिया। ये इतिहास में किसी शासक के हृदय परिवर्तन की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है। अशोक का ये नया रास्ता था धम्म नीति। अब ये समझना जरूरी है कि ये कोई नया धर्म नहीं था, ये तो एक नैतिक कोड था जो हर इंसान के लिए था, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो। इसमें अहिंसा, सहनशीलता, बड़ों का सम्मान और सभी जीव जंतुओं के कल्याण पर जोर दिया गया था। अशोक ने इस संदेश को अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने तक पहुंचाना अपना मिशन बना लिया। तो मौर्यों ने अपने पीछे क्या छोड़ा? उनके शासन का असर आज भी महसूस किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि उनकी विरासत क्या थी। मौर्य विरासत कई मजबूत स्तंभों पर टिकी है। इसमें कोई शक नहीं कि सबसे महान शासक तो अशोक ही थे, जिनके बदलाव की कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है। उनका प्रशासन महामात्र जैसे कुशल अधिकारियों पर निर्भर था, जो साम्राज्य के कामकाज को संभालते थे। और अपनी धम्म नीति को लोगों तक पहुंचाने के लिए अशोक ने पूरे साम्राज्य में चट्टानों और स्तंभों पर संदेश खुदवाए, जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जो भारत की सबसे पुरानी लिपियों में से एक है। लेकिन कहते हैं ना, हर सूरज को एक दिन ढलना होता है। मौर्य साम्राज्य, जो इतना विशाल और शक्तिशाली था, वो भी हमेशा के लिए नहीं रहा। चलिए अब इसके अंत की कहानी पर चलते हैं। साम्राज्य का अंत भी इसके उदय की तरह ही अचानक और नाटकीय था। आखिरी मौर्य शासक बृहद्रथ एक कमजोर राजा था। अशोक के बाद जो शासक आए वे उतने काबिल नहीं थे। बस इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए उनके अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सबके सामने उनकी हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया, जिससे शुंग वंश की शुरुआत हुई। और इस तरह एक झटके में भारत के पहले महान साम्राज्य का अंत हो गया। तो मौर्यों की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी शासक की महानता का असली पैमाना क्या है? क्या वो जीती हुई लड़ाइयां हैं या वो करुणा और नैतिक शासन है? अशोक की विरासत हमें इस पर सोचने के लिए मजबूर करती है।